लिंचिंग हेट क्राइम। उत्तर प्रदेश की चौथी घटना के बारे में बीबीसी की रिपोर्ट पर आधारित है ये एपिसोड। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। 3 एपिसोड इस पे बना चुका हूं मॉब लिंचिंग पे। पुराने एपिसोड में जाएंगे, 4 दिन पहले के सब कुछ मिलेंगे लगातार। ये चौथी घटना है और चौथी घटना है उत्तर प्रदेश जिले के मुरादाबाद की, और यह दिल्ली से महज 190 किलोमीटर दूर है। मई के महीने में एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में एक पेड़ के पास एक शख्स को कुछ लोग पीट रहे थे। पीटने वाले यह भी कह रहे थे कि पुलिस के आने तक खूब मारो, पुलिस अगर आ जाएगी तो मार नहीं पाओगे। इस वीडियो में जिस व्यक्ति को मारा जा रहा था वो मुरादाबाद के कटघर इलाके में रहने वाला शाकिर कुरैशी है। शाकिर और उनके घर वालों के अंदर डर इतना ज्यादा बैठ गया है कि अपने घर के बाहर जब रिपोर्टर पहुंचे तो उनको देखकर ही वो रोने लगी और कहने लगी कि हम ये काम नहीं करते, बेटा घर पर नहीं है। कुछ देर बाद शाकिर अपने घर आया और बताने लगा, मैंने तो यह काम छोड़ दिया है, अब हम शहर में रहते हैं और वेल्डिंग का काम करते हैं। मैडम, हम लोग गरीब लोग हैं। कीर्ति दुबे जर्नलिस्ट हैं, वो पड़ताल कर रही थी, उनको इन्होंने कहा। गांव वालों का कहना है इस बारे में कि पुलिस अक्सर मुसलमानों के मोहल्ले में, बस्ती में छापा मारती है और गाय काटने के इल्जाम लगाकर उसे घर से उठाकर ले जाती है। कुछ देर बाद जब बीबीसी के जर्नलिस्ट से जब पूरा परिचय हो गया तब शाकिर ने कहना शुरू किया। शाकिर कहते हैं कि हम कुरैशी लोग हैं, मीट का काम करते हैं। 23 मई को शहर में भैंस का मीट देने जाना था। मैं स्कूटी पर वही देने जा रहा था कि गोट गांव में कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर मारा। मैं रो रो कर बताता रहा कि गाय का मीट नहीं है, लेकिन वो लोग मारते रहे। फिर कट्टे की नोक पर कहा कि 50,000 रुपए दो। मैं कहां से दे पाता। जब मैं रोने लगा तो मुझे पेड़ से बांधकर पीटा और कहा कि पुलिस को मत बताना। शाकिर आगे बताते हैं कि खुद पुलिस के पास वे तब गए जब उनका यह वीडियो वायरल हुआ। उससे पहले तक वे इतने डरे थे कि पुलिस के पास खुद जाकर मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। हालांकि जब वीडियो सामने आया और सनसनी मची तो इस केस में पुलिस ने इस केस के मुख्य अभियुक्त मनोज ठाकुर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वो सब 2 महीने जेल में रहे और 2 महीने बाद उनको जमानत मिली। मनोज ठाकुर खुद को गौरक्षा युवा वाहिनी का पूर्व अध्यक्ष बताते हैं। जब बीबीसी रिपोर्टर ने इस संगठन की पड़ताल की तो पता चला कि यह संगठन दिल्ली में रजिस्टर्ड एक संगठन है जिसके प्रमुख राकेश सिंह परमार हैं। हालांकि जब मनोज ठाकुर का यह वीडियो वायरल हुआ तब उपाध्यक्ष के पद से उन्हें हटा दिया गया। रिपोर्टर से बात करते हुए मनोज ठाकुर बताते हैं कि अरे यहां तो पुलिस गौ तस्करों से पैसे लेती है। पहले के अधिकारी हमारी मदद करते थे, गौ रक्षा में उनकी श्रद्धा थी, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं और मुझे फंसा रहे हैं। जब कैमरा बंद हो गया और उसके बाद जब बातचीत शुरू हुई तो बीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से मनोज ठाकुर कहता है कि वे गो रक्षा के दौरान गोली भी चला चुके हैं, बिना लाइसेंस के तमंचे से डंडे लाठियां रखते हैं, और कहते हैं कि पहले अगर ऐसा कोई मामला होता भी था तो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती थी। यह है मामला, पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। गो रक्षा में श्रद्धा है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की भी पड़ताल बीबीसी रिपोर्टर ने की है और इस पड़ताल के हिसाब से वो लिखती हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है
जब मनोज ठाकुर के खिलाफ कोई शिकायत हुई हो। इससे पहले भी उन पर गोरक्षा के नाम पर वसूली, डराने धमकाने की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन मई में वीडियो के वायरल होने के बाद पहली बार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब मुरादाबाद के जो स्थानीय अखबार हैं उसके मुताबिक दिसंबर 2020 में मनोज ठाकुर के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद एसपी स्तर के जांच के आदेश दिए गए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ किसी को नहीं पता। मनोज ठाकुर खुद मानता है कि अगर इस बार घटना का वीडियो वायरल नहीं होता तो उनके गिरफ्तारी और जेल जाने की नौबत नहीं आती। बीबीसी से बात करने के दौरान ही मनोज ठाकुर के फोन की घंटी बजती है और घंटी बजने के बाद वो कहता है कि हमारे लोग यहां तस्करों के बारे में बताते हैं, जानकारी मिल गई है, कल सुबह का इनपुट है, लेकिन इस बार मैं जेल से आया हूं इसलिए थोड़ा संभलना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपना काम तो करूंगा। इस मामले में बीबीसी की टीम ने पुलिस का पक्ष जानने के लिए मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार को सवालों की एक लिस्ट भेजी थी, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला। तो ये मुरादाबाद का मामला है। एडीजी प्रशांत कुमार, लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी है, वो कहते हैं कि ऐसी लिंचिंग किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो लोगों को उसको पीटने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता है तो पीटने मारने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। किसी भी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बीबीसी के रिपोर्टर ने जब प्रशांत कुमार को यह बताया कि पुलिस की जांच में एक पैटर्न मिला है, सभी केसेस में एक पैटर्न है, और पैटर्न क्या है कि जो एक्यूज्ड हैं, अभियुक्तों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और इसका साफ उत्तर पुलिस के जांच में नहीं मिलता। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल न होने के कारण लिंचिंग के केस परिजनों के लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है और वे मजबूरी और डर की वजह से समझौता कर लेते हैं। इस पर एडीजी प्रशांत कुमार का जवाब है कि हमने हापुड़ पिलखुआ में लिंचिंग की जांच माननीय कोर्ट के निगरानी में आईजी स्तर पर की थी और हमारी जांच की कोर्ट में सराहना हुई थी। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। राज्य में कोर्ट के हर निर्देश का पालन होता है। यहां यह बता देना जरूरी है कि जिस हापुड़ पिलखुआ केस की बात कर रहे हैं एडीजे, वो साल 2018 जून में हुई थी और वहां मोहम्मद कासिम को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। उनके साथ इस घटना में बुरी तरह घायल हुए शमसुद्दीन इस घटना के प्रमुख गवाह हैं और उन्होंने पुलिस पर इस मामलों की लीपापोती का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के आईजी की निगरानी में इस लिंचिंग केस की जांच के आदेश दिए थे। पुलिस अपने से नहीं की थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से जब ऑर्डर आया, तब पुलिस एक्टिव हुई। और बीबीसी की जो पड़ताल है उसमें एक पैटर्न दिख रहा है कि बीबीसी ने जिन 4 मामलों की पड़ताल की उनमें 3 बातें अहम हैं। वो पहला कि पीड़ित परिवार तो हमेशा के लिए या कुछ वक्त के लिए पलायन कर गए। किसी मामले में पुलिस की जांच को पीड़ित परिवारों ने निष्पक्ष नहीं माना। अभियुक्तों के नाम पर जो एफआईआर होते हैं वे चार्जशीट तक नहीं पहुंच पाते। ये पैटर्न है। अब आइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस तरह के हेट क्राइम या मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए लिंचिंग के मामलों से निपटने के लिए अलग तरह की तैयारी करने की बात की थी। कोर्ट ने राज्य को कहा था कि वह हर जिले में लिंचिंग के केसों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, जहां सिर्फ लिंचिंग के मामलों में ही ट्रायल हो। एक स्पेशल टास्क फोर्स बने जिसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर फेक न्यूज वालों,
फैलाने वालों, भड़काऊ भाषण देने वालों को ट्रेस किया जा सके। फिर पीड़ित परिवारों को मुआवजा समय पर मिल सके, इसके लिए भी कोर्ट ने राज्य को व्यवस्था करने के लिए कहा था। 1 साल बाद, मतलब 20 के बाद 21, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और कुछ राज्यों से नोटिस भेजकर यह पूछा कि लिंचिंग के खिलाफ किस तरह के कदम उठाए गए हैं। जवाब दिलचस्प है। मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, इन 3 राज्यों में ही लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया गया है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां सबसे ज्यादा घटना इसकी आती है, तो जुलाई 2019 में राज्य के कानून आयोग ने एंटी लिंचिंग बिल का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपा था। 128 पन्ने के इस ड्राफ्ट में इसको सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के आधार पर तैयार किया गया था और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान कानून लिंचिंग के मामलों के लिए काफी नहीं है। आयोग के रिपोर्ट में लिंचिंग के दोषी के लिए 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा की सिफारिश की गई, लेकिन 2020 में ही उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए जरा, अंतर धार्मिक शादियां रोकने के लिए आदेश लेकर आती है योगी सरकार, लेकिन लिंचिंग बिल के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में जब बीबीसी ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की और अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवनीत सहगल से संपर्क किया, ईमेल से भेजे गए सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। टेलीफोन पर बात हुई लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सवाल है आखिर कि लिंचिंग के ये केस सालों साल जिला न्यायालय में चल रहे हैं। सरकारी विभागों के ठोकर खाने के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा के नाम पर दुत्कार मिली है, कोई दुत्कार मिली है। ये सभी परिवार जिनसे बीबीसी के संवाददाता ने मुलाकात की, वे सभी न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये लड़ाई वो कितने सालों तक तमाम दबावों के बावजूद लड़ सकते हैं। तो ये 4 एपिसोड में मैंने कीर्ति दुबे हैं, जर्नलिस्ट हैं बीबीसी के, उन्होंने अच्छी रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड लेवल पर जाकर रिसर्च किया है, तब लेख लिखा था। मुझे लगा कि मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन जरूर साझा करूं कि पुलिस और सरकार की उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका है। अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता तो क्या ये जो लिंचिंग वाला मामला है, पिलखुआ वाला, उसमें भी कुछ हो पाता? तो सवाल है, सरकार और प्रशासन का चरित्र समझने की जरूरत है। आप जहां कहीं भी हैं, आप इस तरह के जो अपराध होते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाइए, डरने की जरूरत नहीं है। आवाज उठाइए और इंसाफ के लिए संघर्ष करने का अधिकार संविधान ही देता है। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। ज्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, 40-45 लोगों ने, इतने सारे दोस्त हैं हमारे, 40-45 लोगों ने ज्वाइन किया है चैनल को। सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन का ऑप्शन आता है, उसको दबाकर तो देखिए। शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है। जय भीम।